भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 25वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय आह्निक की समाप्ति पिछली कक्षा में हमने की थी। आज द्वितीय अध्याय का प्रथम आह्निक प्रारंभ करेंगे। पिछले में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, सूत्र संख्या 17 में सत्ता और भाव आया है, इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि उदयवीर जी वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 66 में पहले अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति में लिखते हैं कि भाव अर्थात सत्ता सामान्य द्रव्य गुण कर्म तीनों में एक होता है, अर्थात भाव और सत्ता सामान्य को इन्होंने एक माना है। और यहाँ पे ब्रह्ममुनि जी वाली पुस्तक में उन्होंने सत्ता सामान्य और भाव में अंतर बताया है। तो अंतर यदि है तो क्या अंतर है? तो भाव और सत्ता में अंतर जैसा ब्रह्ममुनि जी ने व्याख्या की है उसके अनुसार, और ब्रह्ममुनि जी ने यहाँ पर भाव और सत्ता, भाव का मतलब सत्ता ही अगर लें तो उसमें क्या दोष आएंगे उनको भी गिनाया है। कुछ टीकाकारों ने भाव और सत्ता को बिल्कुल एक ही माना है। इन्होंने भाव शब्द के अंतर्गत, भाव के अंतर्गत सत्ता, द्रवत्व, गुणत्व और कर्मत्व, इनको या इस जैसे जो भी चीजें सबको गिना है। उस दृष्टि से यहां पर भाव और सत्ता में अंतर यह बनेगा कि भाव में सत्ता का भी ग्रहण है, द्रवत्व का भी, गुणत्व का भी, कर्मत्व का भी। इनको चार को इन्होंने गिना है। सत्ता में द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व नहीं गिना जाता। सत्ता में द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि सत्ता तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है समान रूप से, और वो एक ही है। लेकिन द्रव्यत्व केवल द्रव्य में रहता है, गुण और कर्म में नहीं रहता। इसी तरह गुण और गुणत्व और कर्मत्व के लिए भी लगाएंगे कि गुणत्व द्रव्य और कर्म में नहीं रहता है और कर्मत्व द्रव्य और गुण में नहीं रहते हैं, जबकि सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। ऐसा तो सत्ता से अतिरिक्त द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व है, और ये चारों के चारों भाव रूप में कहे गए हैं। और भाव को इन्होंने व्याकरण की दृष्टि से लिया। पाणिनि का जो सूत्र था, तस्य भावस त्वतलो, त्व और तल से जिसको कहा जाता है उसको इन्होंने भाव कहा। और इस सूत्र की विशेषता इतनी है कि भाव जो होता है वो एक ही होता है। भाव होता है वो एक ही होता है, अनेक नहीं होते। जैसे हम जाति कहते हैं वो एक ही होती है। उन द्रव्यों में, भिन्न भिन्न द्रव्यों में एक ही जाति होती है। यूं तो अनेक जातियां हैं, गोत्व जाति, अश्वत्व जाति, यूं तो अनेक जातियां हैं, पर जितनी गायें हैं उनमें जो गोत्व है वो समान है, उसमें भेद नहीं है। मनुष्यों में मनुष्यत्व है वो समान है, भिन्न नहीं है। ऐसे यहां पर कथन किया। दूसरा प्रश्न है आचार्य जी, ब्रह्ममुनि जी वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 19 नीचे से 8वीं पंक्ति का अंतिम भाग, सत्ता च एकम वस्तु, तो यहाँ पे इन्होंने सत्ता को एक वस्तु माना है। तो वस्तु से यहाँ तात्पर्य क्या लेंगे? वस्तु से मतलब भाव के रूप में है। सत्ता भी एक भाव है, अभाव नहीं है। उसको चाहे आप अर्थ के रूप में कह लें, सत्ता भी एक अर्थ है। जैसे कि 8वें सूत्र में देखिए, द्रव्य गुण कर्मभ्यो अर्थांतरम सत्ता, द्रव्य गुण कर्म से सत्ता भिन्न है, अर्थांतर है पद का अर्थ। तो अलग ये
वस्तु है। वस्तु का मतलब यहां पर भाव ले लेंगे, और पद से जिस जिसका ज्ञान होता है वो एक अलग चीज है। सत्ता एक अलग वस्तु है, इनसे अलग है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि यहां जो पदार्थ गिनाए गए हैं, 6 पदार्थ गिनाए गए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, उसमें पहले हम सत्ता भी फिर एक होना चाहिए। नहीं, वो सत्ता सामान्य है, लेना है तो उसको सामान्य के अंतर्गत लेंगे। सत्ता सब में है, सामान्य है, सामान्य के अंतर्गत उसको लेंगे। सामान्य बहुत तरह का होता है, ये पर सामान्य है, अपर सामान्य भी होते हैं, अपर सामान्य भी आप बहुत तरह के होते हैं। द्रव्यत्व ये एक सामान्य है, गुणत्व एक सामान्य है। तो सत्ता भी एक वस्तु है। आप सीधे पदार्थ पे जाना चाहते हैं तो एक पदार्थ है, और वो पदार्थ कौन सा होगा? सामान्य माना जाएगा, सामान्य माना जाएगा। ठीक है आचार्य जी, तो सूत्र 8 में जो पढ़ा गया है कि द्रव्य गुण कर्मे भो अर्थांतरम सत्ता, यहाँ पे अर्थांतरम से आचार्य अनंत प्रकाश जी ने सत्ता को भिन्न अर्थ, ऐसा द्रव्य गुण कर्म से भिन्न अर्थ करके लिखे हैं। हाँ, तो अर्थांतरम का मतलब यही हुआ, भिन्न अर्थ। तो पर अर्थ में तीन अर्थ, भिन्न अर्थ लिखा। भिन्न अर्थ का क्या मतलब हुआ? और आगे अर्थ में 3 ही द्रव्य गुण और कर्म को गिनाया गया है। अर्थ में वैशेषिक में द्रव्य गुण और कर्म को ही गिनाया गया है। इस विषय में तो बताया था पहले कि यहां अर्थ रूप में द्रव्य गुण कर्म ही परिभाषित हैं जी, लेकिन इन 3 से भिन्न भी वो चीजें हैं पदार्थ की दृष्टि से, पद और उसका अर्थ, इस दृष्टि से ये सामान्य के अंतर्गत लिया जाएगा। सामान्य के अंतर्गत इसको ले लेंगे। तो अर्थ मतलब कुछ अस्तित्व वाली, सत्ता वाली चीज है। सत्ता है तो कुछ ना है, पद से जाना जाता है उसको, उस रूप में अर्थ लेंगे। ये पारिभाषिक अर्थ नहीं लेंगे जी, पारिभाषिक अर्थ में तो इन 3 से भिन्न है ये। जी। ठीक है। गुणकर्मसु भावात एव इत्यपि च अर्थात लभ्यते। तो यहाँ जो अर्थात लभ्यते कहा, तो ये अर्थापत्ति है या अर्थतः क्या है? अर्थापत्ति ले सकते हैं इसको, कोई बात नहीं है। ये बात सूत्र में सीधी भी कही गई है, गुणकर्मसु भावात, फिर अर्थापत्ति इसलिए। ये सूत्र में नहीं कहा गया ना। मूल बात क्या है? अवयव द्रव्येशु खलु अवयवी द्रव्यम भवति। ये कैसे पता लगा? तदपि सत्ता ना, ये सत्ता नहीं है। गुण कर्मसु भावात एव, गुण कर्मसु भावात, ये जो हेतु था जो सूत्र में कहा गया, एव इसी से, इत्यपि च अर्थात लभ्यते, ये भी अर्थापत्ति से पता लग जाता है। क्या क्या पता लगता है? कि अवयवी द्रव्य, अवयव द्रव्य में जो अवयवी द्रव्य होता है वह भी सत्ता नहीं होता। यह अर्थापत्ति से हमें पता लगा, क्योंकि वहां सीधे तो लिखा नहीं गया है। सूत्र में तो केवल कर्म और गुण से भिन्नता बताई गई है, कर्म और गुण से भिन्न होती है ये सत्ता। लेकिन हेतु दिया था गुण कर्म में न रहने के कारण से, गुण कर्म में रहने के कारण से ये कर्म और गुण नहीं है। ऐसे ही अवयवी के लिए भी कहा जाएगा, ये गुण और कर्म में चूंकि नहीं रहता है इसी हेतु से, तो अवयवी को भी हेतु वही है, और अवयवी की सत्ता न होने की यहां पर अर्थापत्ति की गई है, उससे सिद्ध हो जाता है ये भी। जैसे द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व जाति है, उस प्रकार क्या सत्ता भी एक जाति है? सत्ता सामान्य कहेंगे उसको, सत्ता सामान्य है, सबके अंदर है। ठीक है, आप जाति के रूप में ले लें, सामान्य कहेंगे, सत्ता को सामान्य कहते हैं, पर सामान्य कहते हैं, और सामान्य को जाति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो अपने आप में बस सत्ता मतलब होनापन है, बस ये इतना ही है। वो तो सबके अंदर होता है, सबके अंदर होता है। लेकिन जाति के द्वारा हम अनेकों को एक कहना चाहते हैं, मनुष्यत्व, गोत्व आदि से अन्यों से भेद भी करते हैं। लेकिन सत्ता तो ऐसा है कि उससे और किसी से भेद तो होना नहीं है,
सब में है विद्यमान। इसलिए उस तरह से इसको सत्ता जाति कह लीजिए उसको, पर दूसरों से भेदक नहीं हो पाएगा उसमें। सूत्र संख्या 8। 8। इसमें द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है सत्ता, इस बात को कहा गया। तो इसमें उदाहरण के लिए जैसे समझाया था कि जैसे भारत में राजस्थान है, तो राजस्थान भारत नहीं है, ऐसा कहा था। तो किंतु अगर हम यूँ कहें कि 28 राज्य भारत है, ये जितने भी राज्य वो संपूर्ण मिला के भारत है, तो इस तरह तो कथन हो सकता है। बिल्कुल तो हो सकता है। हाँ, तो इस तरह लेकिन यहाँ पे भारत नहीं, उस तरह का कथन मैंने किया नहीं। द्रव्य गुण कर्म से सत्ता अर्थांतर है, कैसे पता लगता है, इसके लिए क्या हेतु दिया था इन्होंने? क्योंकि सत्ता द्रव्य में भी है, गुण में भी है, कर्म में भी है। ठीक है, तो राज्य और भारत ये एक है या अलग अलग है? अलग अलग है ना। यद्यपि इन्हीं में ही है, इन्हीं राज्यों में भारत है, भारत सरकार एक अलग है, उसका शासन अलग चलता है, उसके कुछ नियम आदि राज्यों से भिन्न भी हैं, राज्यों के कुछ भिन्न हैं। तो इस दृष्टि से उसको भिन्न कह सकते हैं आप, इस समझने की दृष्टि से भेद है। वैसे तो एक ही है, गुण और गुणी जैसे उनमें अभेद है, तो सत्ता द्रव्य गुण कर्म से अलग तो रहेगी नहीं, इन्हीं में रहेगी। लेकिन इन तीनों में रहती है, इसलिए न तो ये द्रव्य है, न गुण है, न कर्म है। मतलब भारत को आप कोई राज्य तो कह नहीं सकते। भारत न तो राजस्थान है, न उत्तर प्रदेश है, न मध्य प्रदेश है, ऐसे आप कुछ नहीं कह सकते। इन सब में वो है, उसका शासन एक अलग चलता है, इसलिए भारत अलग है। देखो उदाहरण ये मोटा है समझाने के लिए, उस जैसा। कहने का भाव, यहाँ कहने का भाव ये है कि सत्ता कोई एक चीज नहीं है, द्रव्य नहीं है ना गुण है, किंतु तीनों मिला करके नहीं, मिला मिला करके नहीं। वो आप भारत वाला उदाहरण में ले रहे हो कि भारत अलग नहीं है, सब राज्य मिला करके भारत है। अब उस उदाहरण को यहां पर घटा रहे, वो यहां नहीं कहा जा रहा है। द्रव्य गुण कर्म मिला करके सत्ता होती है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। द्रव्य में भी कुछ सत्ता है, गुण में भी सत्ता है, कर्म में भी सत्ता है, और द्रव्य भी कितने सारे हैं, उन सब में प्रत्येक में सत्ता 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 है। गुण बहुत सारे हैं, उन सब में सत्ता सत्ता है, कर्म में भी सब में सत्ता सत्ता है, सत्ता वहां पर विद्यमान है। बस उनके अस्तित्व का जो बोध होता है, यही वहां पर सत्पना है, होनापन है उनका, अभाव नहीं है वो, इतना कहें। और जैसे द्रव्यत्व और द्रव्य जैसे अलग अलग देखते हैं कि द्रव्यत्व एक जाति हो गई और द्रव्य एक एक व्यक्ति हो गया, उसी प्रकार क्या सत्ता एक जाति हो गई और एक एक द्रव्य गुण आदि का जो अस्तित्व है वो एक एक अस्तित्व हो गया अलग, इस प्रकार। सत्ता व्यक्ति, सत्ता व्यक्ति हाँ जी, कह सकते हैं आप। सत्ता व्यक्ति प्रत्येक द्रव्य गुण कर्म में है, और सत्ता एक सब में है, वो जाती है, लेकिन है एक ही जैसी, वो भेद नहीं है उसमें। और इसको अलग अलग कहा नहीं गया है, इसलिए इन्होंने जो भाव का अंतिम सूत्र दिया था, द्वितीय आने का अंतिम सूत्र, वो एक कहा गया, उसको अलग अलग नहीं देखा जाता है, उसको व्यक्ति के रूप में नहीं देखा है। ये तो कहते हैं कि यहां पर है ये, जैसे कि आप गोत्व को लीजिए, इतनी गायें हैं, प्रत्येक गाय में गोत्व है, उससे हम ये नहीं कहते हैं कि ये गोत्व अलग है, वो गोत्व अलग है, वो गोत्व अलग। गोत्व तो एक ही होता है, बस जाति तो एक ही होती है। उसी तरह से द्रव्य गुण कर्म में प्रत्येक में रहते हुए भी सत्ता वैसे तो एक ही है, भेद नहीं किया जाता है उसका। ठीक है, हाँ जी। द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व और द्रव्य गुण कर्म, इनका एक ही लक्षण हो सकता है क्या? नहीं, मतलब द्रव्य का और द्रव्यत्व का? द्रव्य और द्रव्यत्व का एक एक लक्षण नहीं हो सकता है। अच्छा, भिन्नता क्या होगी फिर? हाँ, द्रव्य में भिन्नता यह है कि द्रव्य में गुण और कर्म रहते हैं, लेकिन द्रव्यत्व में गुण और कर्म नहीं रहते। हाँ। जाति ये तो अलग अलग कहेंगे। द्रव्यत्व द्रव्य में रहता है, लेकिन द्रव्य द्रव्यत्व में नहीं रहता है। द्रव्य में द्रव्यत्व रहता है, व्यक्ति में जाति रहती है, लेकिन जाति में व्यक्ति नहीं रहता है इकाई के रूप में, भेद है। तो आगे देखते हैं द्वितीय अध्याय का
प्रथमान्य पृष्ठ संख्या 20। भूमिका बनाते हैं। प्रथमाध्याये द्रव्यादय पदार्था विभागशः उद्दिष्ट। प्रथम अध्याय में द्रव्य आदि जो पदार्थ हैं यानी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये विभागशः अलग अलग उद्दिष्ट किए गए यानी इनका नाम लिखा गया। अथ च तेषाम लक्षणम यथा संभवम कृतम, और उनके लक्षण भी यथा संभव कर दिए गए। मतलब सबके पूरे पूरे नहीं आए लेकिन वो कर दिए गए, लक्षण भी इनके आ चुके हैं। अत्र इदानीं विभक्तानां बाह्य द्रव्याणाम क्रमशो विशिष्ट लक्षण परीक्षे क्रियेते। अब उन विभक्त द्रव्यों के जो विभाग किए गए थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और काल दिशा आत्मा और मन, ये जो द्रव्य 9 बताए गए थे उनका विभाग कर दिया गया, उनके नाम बता दिए गए। अब उनमें भी बाह्य द्रव्यों का जो बाहर की तरफ हमें बाह्य जगत में मिलते हैं उनका विशेष रूप से क्रमशः विशिष्ट लक्षण परीक्षा क्रिय थे, इनके विशेष लक्षण और परीक्षा की जाती है। लक्षण बताए जाएंगे, कुछ उसमें थोड़ी जांच पड़ताल की जाएगी, वो क्रम यहां पर चल रहा है। तो पहला सूत्र है और सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी को लिया। रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। पृथ्वी क्या होती है? जो रूप रस गंध और स्पर्श वाली ये चारों गुण जिसमें रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। महाभूतों की रचना की दृष्टि से जब देखते हैं, इसलिए यहां पर क्रमशः आप देखेंगे कि 4, 3, 2, 1 ये गुण दिखाई देंगे। तो आकाश में तो आकाश को तो एक तरफ अलग मान लेते हैं, उसके बाद में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो क्योंकि पिछले वाले भी इसमें आगे आगे मिलते 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 बनते हैं, तो इसलिए पृथ्वी के अंदर ये 4 गुण माने गए हैं। रूप ये अग्नि से आया हुआ है, यानी अग्नि उसमें मिश्रित रहता है। रस ये जल से आया हुआ है, गंध पृथ्वी का अपना है और स्पर्श वायु का है। इन सबको मिला करके वो जो तत्व बनता है, जो परमाणु बनता है, जो एक मूल चीज बनती है, उसको पृथ्वी कहते हैं। उसमें ये 4 गुण रहते हैं, और भी गुण रहते हैं लेकिन ये मुख्य रूप से पहचान की दृष्टि से ये 4 गुण बताए गए। भाष्य देखिए, द्रव्येषु पृथ्वी खलु रूप रस गंध स्पर्शैर गुणैर लक्ष्यते। द्रव्यों में पृथ्वी को कैसे लक्षित करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो जिसमें ये 4 गुण मिलते हैं। साही तद्वती, वह पृथ्वी इन गुणों वाली है। पृथिव्या नैजिको गुणस्तु गंधो अस्ति वक्ष्यति ही अग्रे। पृथ्वी का अपना गुण तो गंध है, जिसको कि आगे कहेंगे भी। आगे एक सूत्र है, व्यवस्थित है पृथिव्याम गंध। दूसरे अध्याय के दूसरे आने का दूसरा सूत्र है कि पृथ्वी में गंध गुण व्यवस्थित है, उसका अपना है। तो ये बात तो आगे कहेंगे, लेकिन परंतु केवलेन गंधेन गुणेन सा न लक्षयितुम शक्या। केवल गंध गुण से पृथ्वी को लक्षित नहीं किया जा सकता, उसके लक्षण के लिए बाकी गुण भी यहां पर बताने आवश्यक थे। रसादयो गुणास्तु अबादीनाम संति। रसादि जो गुण हैं ये जल आदि के हैं, जैसे कि अभी एक एक करके बताए थे। रूप अग्नि का, रस जल का और स्पर्श वायु का। तो रसादि जो गुण हैं वो तो जल आदि के हैं। पृथ्वी तद अपेक्षा स्थूला, पृथ्वी उनकी अपेक्षा स्थूल है, ये सूक्ष्म है। पीछे पीछे जाते हैं तो सूक्ष्म है। पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, जल की अपेक्षा अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है, इनमें और आकाश उससे भी सूक्ष्म है। इस सूक्ष्मता और स्थूलता का एक क्रम उसी तरह से बताया गया है। तेज पृथ्वी अपेक्षा सूक्ष्म संति, और जो अन्य पीछे वाले 3 हैं जल अग्नि और वायु, वो पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है। इन्होंने इसके आधार पर यहां पर अन्य गुणों की स्थिति मानी है। तो कह रहे हैं स्थूले सूक्ष्माणाम प्रवेशेन अवश्यम भवितव्यम। और स्थूल में सूक्ष्म का प्रवेश होना ही चाहिए, हो जाता है, और स्थूल में सूक्ष्म के होने से ये गुण वहां पर माने गए हैं। ये इन्होंने अपने जिस तरह से व्याख्या की है, स्थूल में सूक्ष्म रहता है, इसलिए ये गुण भी पिछले भूतों के गुण, महाभूतों के गुण भी इसमें रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं। इस शैली से इन्होंने व्याख्या की है। आगे, तेन तेषाम गुणानाम अपि तत्र वर्तमानत्वम स्यादेव। इसलिए उनके का मतलब है जल अग्नि और वायु के,
गुणों का भी वहां पर वर्तमानत्व, तत्र मतलब वहां पर, वहां कहां पर, पृथ्वी में विद्यमानत्व होएगा ही। तस्मात् सा रसादिमति इत्युक्तम, रसादिमति इत्युक्तम, इसलिए वो रस आदि वाली, इन गुणों वाली कही गई है। अब इसके अंदर एक दृष्टि से तो जो इन्होंने कहा कि सूक्ष्मता के कारण से वो चीजें वहां पर विद्यमान हैं, प्रवेश की भी हैं। अब इसको कैसे प्रवेश किया हुआ माने, उसकी बहुत स्पष्टता नहीं मिलती है कि एक तो ऐसे प्रवेश हो कि जैसे कि लोहे में अग्नि प्रवेश की भी है, और मिट्टी हो उसमें पानी ने प्रवेश कर रखा है, मिट्टी हो उसमें पानी प्रवेश कर जाता है, पानी के अंदर अग्नि भी रहती है, गर्मी भी रहती है, और उसमें वायु भी रहती है। इस तरह से प्रवेश हो, उसकी अपेक्षा ज्यादा संगतिपूर्ण ये लगता है कि इनका जब निर्माण हुआ तो पीछे पीछे के महाभूत मिलकर के ही वो बना है। अगर हम पूरी प्रक्रिया को सांख्य वाली को भी जोड़ दें इसमें, उस दृष्टि से देखें तो गंध तन्मात्रा और उसके पीछे की तन्मात्राएं, उन सब के मिश्रण से जो अणु बना, परमाणु बना, वो पृथ्वी परमाणु, तो उसमें रचनागत ही वो सारी चीजें हैं, वो अपने आप में ही विद्यमान है, वहां पर मिलकर के ही बने हैं वो उसके अवयव हैं, उसके अंदर ही विद्यमान है वो द्रव्य। और जब हम पृथ्वी के अंदर इन गुणों की विद्यमानता मानते हैं तो ये गुण जिनके हैं वो द्रव्य भी यहां पर होने चाहिए, बिना गुणी के गुण नहीं रहेगा। तो पृथ्वी के अंदर यदि हम रूप गुण स्वीकार करते हैं, पृथ्वी में रूप गुण स्वीकार करते हैं, तो उसमें अग्नि तत्व भी मानना है, क्योंकि रूप गुण अग्नि का है। अगर वहां अग्नि नहीं है तो रूप गुण भी नहीं होगा। तो अग्नि वहां पर किस रूप में है? एक तो है कि प्रवेश की भी है सूक्ष्म होने से, जैसा कि ब्रह्ममुनि जी ने लिखा है, उस रूप में भी स्थूलता से देखा जाता है। दूसरा है कि जो पृथ्वी का परमाणु बना था, उसके जो घटक द्रव्य थे उनमें अग्नि भी थी, और उसके मिलने से, उन अनेक चीजों के मिलने से ये पृथ्वी का परमाणु बना है, इसलिए उसमें भी रूप गुण है। तो अब तो वो पृथ्वी का ही है, लेकिन उसका एकदम सीधा सीधा अपना नहीं है, वो अन्य महाभूतों से आया हुआ है। आगे, तत्र प्रत्यक्ष रूप गुण से प्राधान्यात प्रथमम रूपम तल्लक्षणे निर्दिष्टम। अब यहां पर सूत्र में जो 4 गुण बताए गए उसमें रूप गुण को सबसे पहले बताया गया। ये वैसा ही है जैसे कि गुणों में भी हमने इन 4 गुणों को प्रारंभ में देखा था, और यही क्रम था वहां पर भी, और वहां भी उन्होंने इस बात को कहा था कि रूप को सबसे पहले क्यों लिया, इनको क्रम से लगाने का कोई प्रयोजन है या वैसे ही पढ़ दिया गया, उसको बताते हुए कह रहे हैं कि यहां पर प्रत्यक्ष करने में रूप गुण सबसे प्रधान होता है, इसलिए पहले उसको यहां पर निर्दिष्ट किया गया है। पुनस्तद अपेक्षा न्यून वृत्ति को अन्यापेक्षा च अधिक वृत्ति को रसः, और रूप के बाद में रस है, रूप की अपेक्षा कम व्यवहार में आता है, लेकिन अन्यों की अपेक्षा अधिक व्यवहार में आता है, इसलिए रस को बाद में कहा गया। और पश्चात गंध, इसके बाद में गंध कहा, और स्पर्श को तो बिल्कुल बाद में कह दिया गया। पुनः स्पर्श से अप्रत्यक्षत्वात् सर्व पश्चात तस्योपादानम, और जो स्पर्श है उसके अप्रत्यक्ष होने से, प्रत्यक्ष न होने के कारण से उसको सबसे अंत में पढ़ा गया है। अब इन्होंने जिस तरीके से यहां पर लिखा है, स्पर्श को अप्रत्यक्ष लिखा है, स्पर्श को अप्रत्यक्ष लिखा है। यदि हम प्रत्यक्ष का मतलब इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, उस दृष्टि से तो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, त्वचा के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है, तो वो भी प्रत्यक्ष में ही आता है, उस दृष्टि से तो नहीं देखेंगे। फिर क्या प्रत्यक्ष का मतलब ये देखें कि जो नेत्रों से दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष है? तो उस दृष्टि से स्पर्श नेत्रों से दिखाई नहीं देता, ज्ञात नहीं होता, इसलिए वो अप्रत्यक्ष है। लेकिन उसमें ये प्रश्न आएगा कि यदि इसी दृष्टि से देखना था कि नेत्र से जिसका ज्ञान होता है वो तो प्रत्यक्ष और बाकी अप्रत्यक्ष, तो स्पर्श को ही अप्रत्यक्ष क्यों कहा? रस और गंध को भी तो अप्रत्यक्ष कहना चाहिए था, वो तो उन्होंने कहा नहीं।
ये केवल स्पर्श को कहा है। तो इसको आगे भी रस स्पर्श गुण चूंकि वायु का है, तो अप्रत्यक्ष यानी नेत्र से न जाने जाने वाले द्रव्य का यह गुण है मूलतः स्पर्श, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कह दिया गया। क्योंकि वायु से नीचे अग्नि जब हम लेंगे तो रूप गुण आ गया है, वो नेत्र से जाना जाता है। जल, जल का रसगुण है, लेकिन जल द्रव्य क्योंकि उसमें भी रूप है, इसलिए वो प्रत्यक्ष के साथ में मिल जाता है, यानी नेत्र से भी दिखाई देता है। और पृथ्वी यद्यपि उसका गंध गुण है, वो चक्षु से नहीं दिखाई देता, लेकिन रूप गुण पृथ्वी में भी रहता है। इसलिए अग्नि, जल और पृथ्वी ये प्रत्यक्ष द्रव्य हो गए, यानी नेत्र ग्राह्य हो गए, और इनके जो गुण हैं उनको भी प्रत्यक्ष की तरह से कह दिया इन्होंने। ये गुण प्रत्यक्ष द्रव्य में मिलते हैं, जिनका नेत्र से प्रत्यक्ष होता है, नेत्र से जाने जाते हैं, उनमें ये गुण मिलते हैं, इसलिए इनको प्रत्यक्ष गुण की तरह कह दिया गया। और स्पर्श गुण मूलतः जिस द्रव्य का यानी वायु का है, वो नेत्र से नहीं देखा जाता, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष की तरह से कह दिया गया। ये केवल एक अलग दृष्टि से इन्होंने कथन कर दिया, इससे ज्यादा संगति मेरी समझ में नहीं बनती है इसकी। तो पुनः स्पर्श से अप्रत्यक्षत्वात् सर्व पश्चात तस्योपादानम। अब जो रूप गुण बताया पृथ्वी का, तो उसके साथ साथ उसको रूप गुण को भी खोल रहे हैं। कृष्ण पीत रक्तादि रूपम पृथिव्याम, पृथ्वी में रूप गुण कैसा है? काला, पीला, लाल, ये जो हमारे को अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, ये पृथ्वी में। इतने विविध रंग न जल में है न अग्नि में है। अग्नि का रूप गुण अपना अलग है, और अग्नि के बाद में जल, जल का रूप गुण अलग है, और पृथ्वी का रूप गुण अलग है। यद्यपि रूप गुण अग्नि से आया है यहां पर, लेकिन पृथ्वी में अपने बहुत सारे रंग रूप दिखाई देते हैं हमारे को, इसलिए इन्होंने कृष्ण पीत रक्तादि रूपम पृथिव्याम, ये पृथ्वी में होते हैं। फिर दूसरा गुण था रस, तो पृथ्वी में रस गुण कौन सा है? तो कटु कषाय आदि रसैर रसवती पृथ्वी, कटु कषाय आदि रसों से युक्त ये पृथ्वी कहलाती है। रसगुण कहां से आया है? जल से आया है, जल का गुण रस माना गया है। लेकिन जल का रसगुण कैसा होता है? अगर सीधे जल को हम पिए तो आप उसको मधुर कह लीजिए, लेकिन चीनी वाली मधुरता तो नहीं है, और लेकिन फिर भी उसका एक अपना स्वाद होता है, उसको आप मधुर कह लें या बिना रस वाला भी नहीं कह सकते। लेकिन ये जो हमको कटु, तिक्त, कषाय, मधुर, अम्ल, लवण, ये जो 6 रस, मोटे मोटे जो 6 रस माने जाते हैं, वो जल में नहीं मिलते हैं सीधे, वो पृथ्वी में मिलते हैं। यानी जो गुण पीछे से आ भी रहा है, तो पृथ्वी में आकर के वो विविध रूपों में आ गया है। पृथ्वी में मिल करके उसके अनेक रस बन जाते हैं, अनेक रूप बन गए, अनेक रस बन गए। और इसमें इन्होंने कटु, कषाय, कटु, तिक्त और कषाय 6 रस जो आयुर्वेद में माने गए हैं, मधुर, मीठा सब जानते ही हैं, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, फिर है कटु। कटु को देखना है कि कटु का मतलब क्या होता है। तो एक तो कटु का मतलब कड़वा लेते हैं। फिर है तिक्त, कसाय मतलब तो कसेला, कसेले की चीज का उदाहरण देंगे, जैसे एक करेला नहीं, आंवले में कसाला, लेकिन आंवले में खट्टापन भी होता है, इसलिए वो भ्रांति नहीं हो जाए। लेकिन नहीं, कसेले के लिए जैसे कि आप कहो बहेड़ा ले लो, उसमें थोड़ा, या तो सुपारी ले लो, उसमें सुपारी को खाते हैं ना, कसेली कसेसी लगती है। आप यूं तो मिश्रित रहते हैं, इसलिए अकेला नहीं दे सकते, लेकिन कटु और तिक्त के अंदर एक भ्रांति रहती है। कटु और तिक्त, तो तिक्त मतलब कटु, और तिक्त मतलब तीखा है, हम बोलते हैं तीता है, तीता बोलते हैं ना, तीता है मतलब बहुत मिर्ची है,
ऐसा हम बोलते हैं। तीखा, तीखा है मतलब हम मिर्ची ज्यादा बोलते हैं, तीक्ष्ण है। लेकिन यहां पर तिक्त का मतलब होता है करेले वाला, करेला, नीम, ऐसी जो है चिरायता, ये जो चीजें होती है ना जिसको हम कड़वा बोलते हैं, उसको आयुर्वेद में बोलते हैं तिक्त। और जो कटु है वो चरपरा है, जो मिर्ची है, काली मिर्ची है। जबकि हिंदी में हम कटु का मतलब कड़वा बोलते हैं, ये हम अलग रूप से बोलते हैं। तो ये पृथ्वी के अंदर कटु कषाय आदि जो रस हैं, ये इस रस वाली पृथ्वी है। और गंध, तो गंधोपि विविधा, गंध भी पृथ्वी में बहुत सारी है, लेकिन फिर भी परंतु सुरभि असुरभिश्चेति भेद द्वयम मुख्यम गंधस्य, गंध के दो भेद करेंगे, सुरभि और असुरभि हमारी दृष्टि से, सुगंध और दुर्गंध। लेकिन वैसे तो सुगंधें या दुर्गंधें बहुत होती हैं। स्पर्शस्तु अनुष्ण शीतस तथा कर्कश आदि रपि, और स्पर्श कैसा है, तो पृथ्वी का स्पर्श है अनुष्ण शीत, न तो उष्ण है न शीत है। स्पर्श गुण देखिए वायु से चला था, वायु का स्पर्श भी न उष्ण है न शीत है। जल के संयोग से उसमें शीतलता आ जाती है, अग्नि के संयोग से उसमें उष्णता आ जाती है वायु में। लेकिन अग्नि का स्पर्श गुण उष्ण स्पर्श है, जल का स्पर्श शीतल है, और पृथ्वी का स्पर्श अनुष्ण शीत है। यद्यपि स्पर्श गुण वायु से चला था, वही स्पर्श गुण अग्नि में आया, फिर जल में आया और पृथ्वी में आया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो एक ही जैसे हैं, अलग अलग हो जाते हैं मिश्रण अलग होने से। तो अग्नि का स्पर्श उष्ण, जल का शीतल और पृथ्वी का अनुष्ण शीत स्पर्श माना गया। हैं तो सारे के सारे स्पर्श ही, क्योंकि त्वचा इंद्रिय से, त्वचा से पता लगते हैं वो। त्वचा और त्वचा के अलावा भी कुछ चीजों के अंदर, शरीर के अंदर भी पता लगता है हमारे को। स्पर्श का बोध अंदर भी होता है ना, थोड़ा थोड़ा अंदर। जब पेट में दर्द होता है तो हमें पता लगता है ना, और हम गर्म या ठंडा पानी पीते हैं तो अंदर पता लगता है ना कि ठंडा ठंडा गया, गर्म गया। भोजन किया तो यूं लगता है ना कुछ भारीपन सा लगता है, ऐसा अंतर पता लगता है ना, वो भी स्पर्श ही है। तो कर्कश आदि, और कर्कश का मतलब है कठोर। अब वायु का स्पर्श अलग तरह का, अग्नि का स्पर्श अलग तरह का, जल का स्पर्श अलग तरह का, और पृथ्वी का स्पर्श अलग प्रकार का। तो पृथ्वी के स्पर्श को इन्होंने कहा कर्कश आदि। कर्कश आदि जो स्पर्श हैं वो भी पृथ्वी के माने जाएंगे। खुरदरा, कर्कश मतलब कठोर, और खुरदरा जो होता है उसे। सूक्ष्म द्रव्याणाम तत्र समावेशा तदगुणैर गुणवत्वात् रूपादिमति पृथ्वी लक्ष्यते। तो बोले इन सूक्ष्म द्रव्यों के पृथ्वी में समावेश होने से, विद्यमान होने से, उन गुणों वाले, गुण वाली, रूपादि गुण वाली पृथ्वी लक्षित की जाती है। अब देखिए, ये जो गुण पृथ्वी के अंतर्गत आए हैं, उन्होंने क्या स्पष्ट किया कि वो सूक्ष्म द्रव्य भी वहां पर है, वे सूक्ष्म द्रव्य भी वहां पर माने जाते हैं। जैसे हमने जल को अग्नि पर रखा पात्र में, और वो जल गर्म हो गया, उष्ण हो गया, तो वैसे देखेंगे तो अग्नि अलग है और जल अलग। अग्नि बुझ गई, जल उष्ण हो गया, तो जल में उष्णता कहां से आई? अग्नि से आई। अग्नि उष्ण होती है। तो एक दृष्टि से तो कहेंगे कि भी अग्नि का उष्ण गुण जल में आ गया है, जल वैसे के वैसे ही है, और अग्नि का उष्ण गुण जल में आ गया। एक तो ये कथन है। एक दूसरा कथन है कि अग्नि ही जल में आ गई, अग्नि जल में आ गई, और अग्नि का गुण उष्णता उसके साथ साथ वहां पर आ गया। और जब जल को रखेंगे और ठंडक होगी तो थोड़ी देर में हम कहेंगे वो ठंडा हो जाएगा, गर्मी निकल गई, तो उष्णता वहां से चली गई, तो वहां से यूं कहेंगे अग्नि चलेगी। तो पृथ्वी में ये जो अन्य गुण आ रहे हैं, वो एक तो है कि उन महाभूतों के, भूतों के गुण निकल करके केवल इसमें आ गए। एक है कि ये गुण आए हैं, उनके गुणी यानी जो वो भी यहां पर साथ में मिले हुए आए हैं, द्रव्य
यानी वायु, अग्नि, जल, ये भी द्रव्य साथ के साथ में आए हैं, इसलिए उनके गुण यहां पर हैं। तो उसको इन्होंने ब्रह्ममुनि जी ने कहा है कि सूक्ष्म द्रव्याणाम तत्र समावेशात, पृथ्वी में सूक्ष्म द्रव्यों का समावेश है, वो द्रव्य ही यहां पर आ गए हैं, इसलिए उन गुणों वाली पृथ्वी कही जाती है, यहां पर आ चुके हैं। ठीक है। नान्य गुण संख्यादयो लक्षणे भित्यंते, ये जो अन्य गुण थे संख्या आदि, वो यहां लक्षण में उल्लेखित नहीं किए गए, यहां से पृथक रखे गए। क्योंकि संख्या को यहां लिखते तो वो तो कोई पृथ्वी का विशेष लक्षण तो होता नहीं। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये कुछ गुण जो कि सामान्य गुण हैं, परत्व अपरत्व को छोड़ भी दीजिए तो संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये जो कि सबके अंदर विद्यमान है, जो सब में होते हैं, उसको लक्षण के रूप में नहीं कहा जाता है। हमें यदि गाय का, भैंस का या किसी मनुष्य का लक्षण करना हो तो हम लक्षण क्या करेंगे? जो उसकी विशेषता होती है, अन्यों से भिन्नता होती है, यही करेंगे। जो समान होते हैं उनका तो कथन नहीं करना है। किसी व्यक्ति के बारे में कथन करना हो, मनुष्य के बारे में, तो जो चीजें मनुष्यों में सामान्य होती हैं सब में, उसका कथन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे वो लोग व्यक्ति लक्षित ही नहीं होगा, पहचाना ही नहीं जाएगा। तो पहचानने के लिए है, तो पहचानने के लिए तो विशेष चीजें ही कही जाएंगी। और अगर हम सामान्य चीजें बताने लगेंगे किसी की, तो हम कहेंगे कि ये मूर्ख व्यक्ति है। किसी को रेलवे स्टेशन लेने के लिए भेजें, उनको ले आओ, बोले पहचानूंगा कैसे? बोले उनके 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं। ऐसा कोई बोलने लगे तो क्या होगा? और कहेंगे कि ये मूर्ख है, पागल है, ये चीजें क्या बता रहा है? नहीं है उनके वास्तव में। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन उससे लक्षित किया जाता है। लक्षित करने के लिए आपको विशेष बताना पड़ेगा कि उनके बाल ऐसे हैं, उनके कपड़े ऐसे हैं, वो पतले हैं, वो मोटे हैं, वो ठिंगने हैं, वो मोटे, जो भी ये भेद है, रंग कैसा है, आंख बताएंगे तो विशेष बताएंगे, जो भी कुछ होगा तो विशेष बताएंगे। चश्मा लगाते हैं, पगड़ी पहनते हैं, इत्यादि इत्यादि, कुछ कुछ भिन्नता बताएंगे कि ऐसे हैं। तो लक्षण हमेशा विशेष का ही होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि संख्या आदि को यहां पर नहीं लिखा गया है। कोई कहे ये गुण भी तो होते हैं उसमें, पृथ्वी में होते हैं, लेकिन वो लक्षित नहीं कर रहे हैं, लक्षण बताया जा रहा है। ये पृथ्वी का लक्षण बताया है। अगला सूत्र देखिए, दूसरा, रूप रस स्पर्शवत्य आपो द्रवाह स्निग्धा। रूप रस और स्पर्श गुण वाले जल होते हैं, आपह। जल के लिए आपह शब्द का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है इसको, इसलिए यहां पर बहुवचन में ही सारे शब्द लिखे हुए हैं। रूप रस स्पर्शवत्य आपह द्रवाह स्निग्धा। द्रवाह भी बहुवचन है, स्निग्धा भी बहुवचन है, क्योंकि आपह बहुवचन में ही हो, नित्य बहुवचनांत माना जाता है, ऐसा ही प्रयोग होता है। तो पृथ्वी के अंदर देखिए 4 गुण उन्होंने बताए थे, उसमें से एक गंध को हटा दिया इन्होंने यहां पर। तो रूप, रस और स्पर्श, ये 3 रख लिए, ये तीनों गुण जल में होते हैं। उसके अलावा द्रवाह, द्रव होता है वो, द्रव तरल, और स्निग्ध होता है। स्निग्ध मतलब ऐसे चिकना कहा जाता है, तो उसको कोमल के नाम से भी हम कर देते हैं, जो जोड़ने वाला है, ऐसा गुण होता है उसका। पानी का जोड़ने का गुण होता है, कहीं जोड़ता है, कहीं नहीं भी जोड़ता है। मिट्टी में जोड़ देगा, मिट्टी को जोड़ देगा। और कई आजकल कई तरह के रसायन, केमिकल आते हैं 2 चीजों को जोड़ने के लिए, जोड़ते हैं ना। जैसे कि टायर ट्यूब पे एक और चिप्पी लगाई जाती है और उसमें बीच में एक द्रव, कुछ सॉल्यूशन बोल रहे हैं, मिश्रण लगाया जाता है। उसमें अगर पानी लगा दो बीच में तो वो नहीं चिपकेगा, वहां पर नहीं चिपकेगा। ऐसे ही जो हम स्टिकर वगैरह लगाते हैं, करते हैं, उसमें पानी लगा दो तो नहीं चिपकेगा ऐसे। तो लेकिन जहां मिट्टी आदि हैं, चीजें, वहां जहां जोड़ने का है वहां जोड़ने का है, जोड़ने का। और स्निग्ध यानी मृदु कोमल होता है जल। पृथ्वी तो कर्कश बताई थी, तो पानी को तो कर्कश नहीं कह सकते ना, कोमल ही होता है।
तो द्रव और स्निग्ध ये गुण इसके बताए गए हैं। वैसे देखिए, आपह खलु रूप रस स्पर्शैर गुण ही युक्ता, जल जो है वो रूप रस स्पर्श गुणों से युक्त होते हैं, उनमें विद्यमान रहते हैं। तत्र रूप स्पर्शौ तु गुणौ अग्निवायो संसर्गतः, इसमें जो रूप और स्पर्श गुण हैं ये दो गुण, ये तो अग्नि और वायु के संसर्ग से हैं, क्योंकि अग्नि और वायु यहां जल में विद्यमान है, इसलिए इसमें रूप और स्पर्श गुण हैं। ताभ्याम अविनाभावाद अपाम उपलब्धे है, क्योंकि अग्नि और वायु के जल में अविनाभाव से रहने के कारण, अविनाभाव का मतलब है जिसके बिना रह ना सके वो अवश्य रहते हैं, बिना मतलब बिना हिंदी में जो बोलते हैं, बिना भाव मतलब उसके बिना भी जो रह सकता है वो कहते हैं बिना भाव, होना, भाव मतलब होना, और अबिना भाव उसके बिना ना हो सकना, उसके बिना ना रह पाना, उसके बिना अस्तित्व ना होना। तो जल में अग्नि और वायु तो रहेंगे ही, इसलिए जल में रूप और स्पर्श गुण भी विद्यमान है, वो उनके आए हुए हैं, और जल का अपना गुण रस है। तो अविनाभावात अपाम उपलब्ध है, जल में इनके उपलब्ध होने से। आगे गंधोपि गुण है कदाचित आसु प्रतिभाति, लेकिन पानी के अंदर गंध गुण भी मिल जाता है कभी, इन्होंने तो गंध गुण माना नहीं है यहां पर। जल में भी तो गंध आ जाती है ना, दुर्गंध आ जाती है। तो कहते हैं गंधोपि गुण कदाचित आसु, आसु मतलब है अपसु, जलों में, इन जलों में प्रतिभाति प्रतीत होता है। सच पार्थिव वस्तुनः सामयिक संपर्कतः तत्संपर्का भावे अपसु गंधस्तु नोपलभ्यते। जल में जो ये गंध आ रही है ये पृथ्वी वस्तु के सामयिक संपर्क से, सामयिक मतलब किसी समय विशेष में वो पृथ्वी के कण उसमें आ गए, उसके कारण से उसमें गंध आ जाती है, लेकिन वास्तव में जल में अपने आप में गंध नहीं होती है। आगे एवं गंध गुणवत्वे तु लक्षण व्यभिचारो अस्ति तस्मात् नोक्ता, और गंध गुण वाले में तो इसमें लक्षण का व्यभिचार है, क्योंकि जल में गंध गुण नहीं भी होती है, होती भी है, इसलिए गंध गुण को यहां पर कहा नहीं गया है। पुनः तरलाह संश्लेष धर्मा च आपो भवंती थी, और ये जल कैसे होते हैं? तरल। ये द्रवाह जो सूत्र में शब्द कहा गया है द्रवाह, उसको खोला तरलाह, तरल होते हैं, और स्निग्ध को इन्होंने खोला संश्लेष धर्माना। संश्लेष मतलब जोड़ने के, उसमें जल बहुत चीजों को जोड़ने के काम में आता है, उस रूप में यहां कहा गया है। तो ये जल के बारे में बताया, उसका लक्षण कर दिया, उसके गुण बता दिए। आगे तीसरा सूत्र, तेजो रूप स्पर्शवत। तेज का मतलब है अग्नि, रूप और स्पर्श गुण वाला है। क्योंकि पृथ्वी और जल इसके बाद में बने हैं, इसलिए अग्नि में अग्नि का अपना गुण और पीछे से जल का, पीछे से वायु का, तो इसमें रूप और स्पर्श ये दो गुण होते हैं। भाष्य, रूप स्पर्शवान अग्निर्द्रव्यम, अग्निद्रव्य रूप और स्पर्श वाला होता है। अग्नौ रूप स्पर्शो गुणौ भवतः, दूसरे शब्दों में कहा अग्नि में रूप और स्पर्श ये गुण होते हैं। स्पर्शस्तु गुणो अग्नौ लक्ष्यते वायोर योगेन, अग्नि में जो स्पर्श गुण लक्षित होता है, दिखाई देता है, वो वायु के योग से है, चूंकि उसमें वायु होती है। यह तो वायु योगस्य तत्र अनिवार्यत्वम तद अपेक्षया वायु सौक्ष्म्यात्, वायु का अग्नि में संयोग अनिवार्य है, वहां रहती ही है। क्यों? क्योंकि अग्नि की अपेक्षा वायु सूक्ष्म होती है, ये इन्होंने हेतु दिया, सूक्ष्मता के कारण वो उसमें प्रविष्ट है, ऐसा ही मानते हैं। तो तेजो रूप स्पर्शवत, तेज में रूप और स्पर्श दो गुण होते हैं। चौथा सूत्र, अब वायु अकेला बचा है, अब एक एक तीन गुण तो हट गए, तो इसलिए कहा स्पर्शवान वायु। वायु किसे कहते हैं? स्पर्श गुण वाला होता है। भाष्य, वायु स्पर्शो गुणो भवती, वायु में स्पर्श गुण होता है। वायुर न दृष्टिपथम आगच्छति, वायु दृग्गोचर नहीं होता है, दृष्टिपथ में नहीं आता है, मतलब नेत्र से नहीं जाना जाता है। यदा वायुर्वाति तदा स्पर्शस्तु तस्य त्वग इंद्रियण गृह्यते, जब वायु बहती है तो त्वचा के द्वारा तो उसका स्पर्श पता लगता है। यदि वायु बह नहीं रही हो तो हमें पता लगता है वायु का। अगर वायु बह नहीं रही हो, बिल्कुल स्थिर हो गई हो, तो हमें पता लगेगा क्या? नहीं लगता है। वायु बहती है तो हमें पता लग जाता है, वायु चलती है तो स्पर्श का पता लग जाता है। लेकिन अगर वायु स्थिर हो
तो भी हमें स्पर्श पता लग सकता है या नहीं वायु का? ये तो कहते हैं वाती जब बहती है, वायु कहती है उसको है वाती थी वायु, वा गति गंधनयो, गति करती रहती है, तो वो बहती है, वायु होती है, तो हमें स्पर्श का पता लगता है। और यदि वायु स्थिर हो तो वायु है या नहीं है? तब देखो ये हाथ को हिला रहे, हाथ हिला करके भी हम देख सकते हैं। तो जब हम हाथ हिला रहे हैं तब भी तो गति हो गई ना उसमें। भाई हमारा हाथ यूं है, त्वचा और हवा चल के आ रही है, तब भी हमें पता लग जाता है। और वायु स्थिर है और हमने हाथ हिला दिया, तब भी तो वो की वही प्रक्रिया हो गई, तो हमें पता लग जाता है कि हवा है या नहीं है यहां पर। आगे 5वां सूत्र, ता आकाशे न विद्यन्ते ते, यानी ये जो पीछे के 4 गुण बताए थे, गंध, रस, रूप और स्पर्श, ये आकाशे न विद्यन्ते, ये आकाश में नहीं होते हैं। भाष्य में यही लिखा, ते गंध रस रूप स्पर्शा गुणा आकाशे न विद्यन्ते न भवंती, नहीं होते हैं। आकाश में क्या होता है? तो परिशेष न्याय से शब्द गुण है, शब्द गुण होते हैं। अपने यहां देखो 5 महाभूत बताए गए हैं, 5 महाभूत हैं, 5 ही ये गुण हैं, 5 ही इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां 5 हैं, उनसे एक एक से शब्द स्पर्श रूप रसगंध का बोध होता है। और अंगुलियां कितनी हैं हमारी? मतलब अंगूठे को भी अंगुली मान करके 5 ही है। देखिए 5 ही क्यों होते हैं? कई बार अंग स्पर्श करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? बीच की 2 अंगुलियों से, बीच की 2 अंगुलियों से ऐसा बोला जाता है। तो बीच की 2 अंगुलियां ये होती हैं, वो बीच की 2 अंगुली मतलब 4 अंगुली मान करके बोलते हैं। लेकिन अंगुली का मतलब हाथ में कितनी अंगुलियां होती है? तो 4 नहीं बोलते, 5 भी बोलते हैं, मतलब अंगूठे को बोलते हैं, इसको अंगुली नहीं बोलते ना। अंगुलियां तो 4 बोलते हैं और एक अंगूठा बोलते हैं, लेकिन कहते हैं 5 अंगुलियां हैं। अब अगर 5 अंगुलियां हैं, तो अब कोई किसी को नया व्यक्ति हो तो बोले बीच की 2 उसको पता नहीं लगता है कि बीच की कौन सी 2 अंगुलियां हैं। लेकिन हमारे यहां सब यही बोलते हैं बीच की 2 अंगुलियों से, तो वो तो ये होती है, देख के देते हैं, लेकिन उनको सीधा पता नहीं लगेगा। तो उसके लिए इनके सबके नाम हैं। और एक एक अंगुली में एक एक महाभूत की अधिकता मानी जाती है, एक एक महाभूत की अधिकता मानी जाती है, ठीक है। और उसी आधार पे नाड़ी विज्ञान पे भी देखा जाता है कि भाई इसमें वात पित्त कफ का ज्ञान करते हैं ना आयुर्वेद में, कौन सी अंगुलियां लेते हैं? यहां कह सकते हैं बीच की 3 अंगुलियां, इन 3 अंगुलियों से देखते हैं। इससे वात का पता लगता है, इससे अग्नि का पता लगता है, पित्त का, और इससे कफ का पता लगता है। अलग अलग से अलग, यूं उठा उठा करके देखते हैं। अब ये तो 3 हो गए। ये हो गया वायु, भाई वात मतलब वायु से, पित्त मतलब अग्नि से, और कफ मतलब जल से। ये 3 हो गए। तो अब हमारे को क्रम भी पता है। क्रम कैसा था? अगर हम कहें कि जल, जल से उधर फिर कौन सा महाभूत बोलेंगे? कौन सा महाभूत बोलेंगे? पृथ्वी ही बोलना होगा, आकाश थोड़ा ना लाएंगे। और इधर वायु है तो इसके इधर वाला क्या बोलेंगे? आकाश बोलेंगे। ये 5 महाभूतों के 5 प्रतीक हो गए। उंगलियां 5 ही क्यों हैं? पैर में भी 5 है, किसी किसी के 6 होती है, वो विकार है। वैसे तो सामान्यतः 5 होती है, ऐसे इसको देख लेते हैं। तो आकाश और वायु मिलकर के वात बनाते हैं। 5 महाभूतों का 3 दोषों में जो जोड़ करते हैं, तो आकाश और वायु महाभूत वात, पित्त महाभूत, पित्त अग्नि महाभूत से, और कफ जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी, इन 2 महाभूतों का प्रतिनिधि के रूप में 3 है। या तो 5 महाभूत ले लो या तो 3 ले लो, अंतर्भावित करके 3 से ही काम चल जाता है। इसलिए त्रिदोष, वात पित्त कफ के ऊपर आयुर्वेद टिका हुआ है। तो आकाश में शब्द एक गुण अवशेष शेष न्याय से हम मानते हैं। बाकी ये जो 4 गुण हैं, गंध, रस, रूप और स्पर्श, आकाश में नहीं होते हैं। ता आकाशे न विद्यन्ते। महाभूतों के गुण बताए। अब इनके कुछ समानता बता रहे हैं कि भाई इनमें कुछ कुछ हमको जो चीजें दिखाई देती हैं
वो तो हमें इन 5 महाभूतों से अतिरिक्त भी तो दिखाई देती हैं। इन्होंने 5 महाभूत बता दिए हैं। हमारे को जो चीजें दिखाई देती हैं वो तो बहुत सारी हैं। तो जो चीजें दिखाई देती हैं वो इन्हीं महाभूतों से मिलकर के बनी हुई हैं। इन 5 महाभूतों से या तो 4 महाभूतों से मिश्रण से ही ये बनी हुई है, या पांचों की स्थिति उपस्थिति वहां पर विद्यमान रहती है। अब दूसरे ढंग से कुछ और बातें कह रहे हैं, सामान्य को बता रहे हैं। छठा सूत्र देखिए, सर्पिर जतु मधुच्छिष्टानाम अग्नि संयोगात द्रवत्वम अतभी सामान्यम। सामान्य मतलब समानता बताई जा रही है, अद्भि सामान्य मतलब जल से समानता बताई जा रही है इन द्रव्यों की। क्या है? द्रवत्वम, इनमें द्रवत्व होता है। जैसे अग्नि में द्रवत्व था, इसमें जल में द्रवत्व था। दूसरे सूत्र में कहा था आपो द्रवः स्निग्धः, द्रव है। द्रव्य और द्रव अलग अलग होते हैं। द्रव मतलब तरलता और द्रव्य मतलब द्रव्य तो 9 है। द्रव्यों में से जो जल एक द्रव्य है उसका गुण है द्रव। द्रव मतलब तो ठोस द्रव और गैस द्रव, और द्रव्य अलग है। तो द्रव और द्रव्य का ध्यान रखना। आप में से बहुत जने वो द्रव और द्रव्य कुछ भी बोल देते हैं किसी के लिए भी, वो भेद करना है। परीक्षा के अंदर भी द्रव और द्रव्य अलग अलग होते हैं। तो देखिए कुछ इन्होंने नाम गिनाए उदाहरण के रूप में। सर्पी, सर्पी कहते हैं घी को, संस्कृत में सर्पी घी को कहते हैं। फिर है जतु, जतु को कहते हैं लाख, लाक्षा, लाक्षा ग्रह था ना, जल जाता है। लाख के कचकड़े बनते हैं, चूड़ियां बनती है ना लाख की, उसको कचकड़े बोलते हैं इधर तो। और वो चपड़ा जो लगाते हैं ना डाक खाने में, वो गोल गोल सील जो लगाते हैं, वो नरम होता है, अग्नि से संयोग करने से पिघल जाता है ना, वो थोड़ा नरम पड़ जाता है, उसको रखते हैं और उस पर सील लगा देते हैं। देखा होगा आपने, जब सील कर देते हैं उसमें उसको लगाते हैं लाक्षा को, उस पर मोहर जो होती है वो छप जाती है। जैसे बर्फी के पेड़े होते हैं ना, इसके मावे के, उसके ऊपर वो कुछ निशान लगा देते हैं ना दबा करके, चिन्ह सा होता है वो, जो भी होता है पीतल का, उसको देते हैं तो छप जाता है ना। ऐसे ही वो मोहर होती है डाकिए की, अधिकारी की, वो उसको पिघला के लगाते हैं और उस पर दबा देते हैं तो छप जाता है। तब तक वो कठोर हो जाता है, फिर हटा लेते हैं उसको। वो होता है लाक्षा, उसको कहते हैं संस्कृत में जतु। फिर है मधुच्छिष्ट, मधु से जो बचा हुआ है उसको मधुच्छिष्ट कहते हैं। मधुमक्खियां मधु बनाती हैं, तो मधु जो होता है शहद वो तो निकाल लिया, उसके बाद क्या बचा हुआ है वहां पर, उसका छत्ता, उसको मोम बोलते हैं। तो मोम को मधुच्छिष्ट। इनका अग्नि के संयोग से द्रवत्व होता है। जैसे ही अग्नि के पास में आते हैं ये द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो ये इनका अद्भि सामान्यम, जल के साथ में समानता है। जैसे जल में द्रवत्व रहता है ऐसे इनमें भी द्रवत्व रहता है, पिघल जाते हैं जल्दी से। भाष्य में देखिए, घृत लाक्षा सिक्ता नाम, घी लाख और सिक्त, सिक्त मतलब वही मोम, सिक्त, सिक्तवर्ती बोलते हैं, मोमबत्ती को बोलते हैं संस्कृत में सिक्तवर्ती। सिक्ता नाम पार्थिव वस्तु नाम, ये वस्तुएं तो पार्थिव हैं, इनको पार्थिव के अंतर्गत, पृथ्वी प्रधान है ये, लेकिन इनमें अग्नि संयोगात यानी आग्नेय तापात, अग्नि के ताप से द्रवी भावो असांसिद्धि को भवती। द्रव तो होते हैं लेकिन ये द्रवत्व इनका स्वाभाविक नहीं होता है। जब जब अग्नि का संयोग होगा तब तक तो ये द्रव रहेंगे, नहीं तो सामान्य होते ही सामान्य तापमान में, नॉर्मल टेम्परेचर में ये ठोस हो जाते हैं। अद्भि सामान्यम, अद्भि से सामान्यम सादृश्यम अस्ति, जल के साथ में इनकी समानता बताई गई है। इसी तरह से अगला सूत्र देखिए, त्रपु शीस लोह रजत सुवर्णा नाम अग्नि संयोगा द्रवत्वम अद्भि सामान्यम। कुछ धातुएं यहां पर बताइए। त्रपु, त्रपु का मतलब है रांगा, रांगा, और शीस का मतलब है सीसा, लेड। रांगा जो होता है उसको टिन बोल रहे हैं, टिन। सीसा मतलब लेड हो गया। लोह, लोहा। रजत मतलब चांदी। स्वर्ण मतलब सोना। इनके में भी अग्नि के संयोग से द्रवत्व हो जाता है, पिघल जाते हैं। ज्यादा अग्नि दो तो कम ज्यादा में होता है, सबका अपना अपना द्रवणांक होता है। तो ये अद्भि सामान्यम, जल के साथ इनकी
समानता है। भाष्य में यही लिखा है, रंग, शीस, लोह, रजत, सुवर्णादि नाम धातु नाम तेजस पदार्थ नाम। इनको ये तेजस पदार्थ मानते हैं। भूमि से निकलते हैं धातुएं, तो इनको अग्नि होती है जमीन के अंदर, इनको आग्नेय मानते हैं, तेजस पदार्थ मानते हैं वैशेषिक वाले। देखो घी, लाक्षा, मोम, इनको तो ये पार्थिव पदार्थ मानते हैं। और ये जो धातुएं हैं त्रपुस, ये धातुएं, इनको आग्नेय मानते हैं। अग्नि संयोगात, इनमें प्रखर अग्नि का ताप होने से द्रवत्वम द्रवी भावो असांसिधिको भवती, इनका कृत्रिम द्रवत्व हो जाता है, स्वाभाविक नहीं है। अदभी सामान्य, ये जल के साथ इनकी समानता है। यानी इन वस्तुओं में भी द्रवत्व देखा जाता है। जब द्रवत्व होगा तो ये जल के साथ समानता है। समानता का मतलब केवल इतना है कि ये गुण इनमें भी मिलता है, इनमें भी मिल जाता है। तो तापमान के भेद से कोई वस्तु द्रव भी हो जाती है, गर्म करते हैं तो द्रव हो जाती है, और ज्यादा गर्म करते हैं तो वो वाष्पीभूत हो जाती है। और कोई वाष्प अवस्था में है, उसको ठंडक देंगे तो वो द्रव में भी आ जाती है, और ठंडक दें तो वो ठोस भी बन सकती है। सब वस्तुओं का ये, जैसा कि आज वैज्ञानिक मानते ही हैं, प्रमाणों से पुष्ट भी है ये, तो तापमान के भेद से ठोस, द्रव, गैस चीजें बनती हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ